नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह 7:30 बजे क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं और क्लास 10th में अभी हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग इतिहास पढ़े थे और इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जो है वो अच्छे तरीका से हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल का जो आपका पहला चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। भूगोल का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर है ना। तो उसको हम लोग को कंप्लीट भी करना है, तो इसीलिए बीच बीच में हम लोग भूगोल को भी पढ़ करके कम से कम पहला चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये आज भूगोल का जो पहला चैप्टर है उसका घ भाग हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद एक पार्ट और आपका बचेगा, है ना। एक पार्ट और इसके बाद आपका मात्र बचेगा पहला पार्ट में, और उसके बाद नहीं है, उसके बाद आपका कुछ नहीं है ना। चलिए, तो उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल 3 चैप्टर बचेगा मात्र ज्योग्राफी में। ठीक है, पहला चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे ये सब चैप्टर उसी तरीका से 3 चैप्टर और होगा, तो वहां से आगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। वहां से आगे आसान है सब कुछ। ठीक है, चलिए, गुड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, है जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। पूजा कुमारी, राकेश कुमार, अन्नू कुमारी, आर्यन कुमार, आदर्श कुमार, सुमित कुमार, इंद्रजीत कुमार, कृष्णा कुमारी, खुशी पांडे, अंकुश कुमार, आशीष कुमार, मौसम कुमारी, अमृत राज, प्रशांत सिंह, दीपू यादव, वर्षा कुमारी, खुशी पांडे। चलिए, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने लोग आ चुके हैं इतने लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नए चैप्टर जो अपना है खनिज संसाधन चैप्टर। इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोग संसाधन जब स्टार्ट किए थे तो आपको हम बताए थे संसाधन किसको कहते हैं, है ना। तो वे सारी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, है ना। उसमें हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़े, भूमि मृदा संसाधन के बारे में मतलब मिट्टी के बारे में पढ़े, जल संसाधन के बारे में पढ़े, है ना। उसके बाद वन संसाधन के बारे में पढ़े, है ना। तो मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़े, जल के बारे में हम लोग पढ़े, वन के बारे में हम लोग पढ़े, और अभी हम लोग खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद फिर एक शक्ति या ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद पूरा आपका संसाधन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपका संसाधन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी लोगों को, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग, है ना, खनिज संसाधन के बारे में। इसमें हम लोग को तरह तरह के खनिजों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आपका होगा भूगोल विषय होगा, और भूगोल में पहला का घ नंबर चैप्टर है खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि ये खनिज क्या होता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये खनिज के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। स्टार्ट करते हैं सीधा सीधी खनिज के परिभाषा से ही, है ना। तो खनिज का परिभाषा क्या है जो आपके बुक में दिया है ज्योग्राफी में, वैसे आप लोग इसको पढ़ेंगे कहाँ, तो आप लोग इसको जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइंस में भी पढ़ेंगे, है ना। साइंस में भी आप लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, वहां पे आपको तो ये सब के बारे में बताया जाएगा, है ना। तत्व, यौगिक, ये खनिज, ये सब चीज, लौह अयस्क, अयस्क, ये सब चीज वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने ज्योग्राफी के अनुसार से देखते हैं खनिज का परिभाषा कि खनिज क्या है। तो कह रहा है कि निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ
है ना, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित मतलब बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। तो खनिज क्या होता है? एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो बहुत सारा क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में कुछ तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलने के बाद, है ना, उनका जो रासायनिक और भौतिक विशिष्टता होता है ना, उसके साथ मिलने के साथ जो बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है कि निश्चित अनुपात में जैसे सोना है तो सोना में कुछ चीज क्या है? निश्चित अनुपात में है और उसका क्या हुआ है? रासायनिक एवं भौतिक विशेषता है, कुछ ना कुछ अपना। सोना एक निश्चित अनुपात में कुछ चीज के मिलने से बना है ना, सोना अगर बना है तो एक निश्चित अनुपात में उसमें क्या है? अंश है, कोई चीज का सोना का अंश है, तभी तो सोना है ना। अगर सोना इसमें नहीं रहेगा तो सोना होगा? नहीं होगा। सोना दिखने से सोना तो नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि निश्चित अनुपात में, उसके बाद रासायनिक एवं भौतिक विशेषता। सोना का क्या होता है? कुछ अपना रासायनिक विशेषता है, कुछ भौतिक विशेषता है ना। तो इसका कुछ रासायनिक और कुछ भौतिक विशेषता होता है और उसके साथ बना हुआ जो प्राकृतिक पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे सोना एक खनिज है या लोहा एक खनिज है। तो लोहा एक खनिज है, इसका मतलब है कि इसमें लोह अंश पाया जाता है, यानी लोहा का अंश पाया जाता है एक निश्चित अनुपात में। अगर लोहा का अंश इसमें नहीं पाया जाएगा तो ये लोहा नहीं कहलाएगा, है ना। तो निश्चित अनुपात में, उसके बाद इसका कुछ रासायनिक और कुछ भौतिक विशेषता है। लोहा को कुछ विशेषता होता है ना लोहा का, कि हम इसको लोहा कह सकते हैं। तो लोहा का कुछ क्या होता है? रासायनिक और भौतिक विशेषता होता है और उसी के साथ बना हुआ जो प्राकृतिक पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? है ना, खनिज कहते हैं। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जो निश्चित अनुपात में और रासायनिक एवं भौतिक विशेषता के साथ बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक है ना। जैसे लोहा, सोना, चांदी, है ना, टीन, सबका अपना अपना एक निश्चित अनुपात में, है ना, भौतिक और रासायनिक विशेषता के साथ बना हुआ है। सब में क्या है? एक निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशेषता के साथ बना हुआ है। ठीक, चलिए दूसरा परिभाषा भी इसका है कि निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। अब ये दूसरा परिभाषा है, उसी का दूसरा भाषा में लिखा हुआ है कि निश्चित रासायनिक संयोजन, यानी लोहा बना है तो एक निश्चित रासायनिक संयोजन से बना है, बहुत सारा चीजों के मिलने से बना है। एवं विशेष आंतरिक परमाणविक संरचना, लोहा का कुछ क्या होता है? एक अलग प्रकार का संरचना होता है लोहा का, है ना। तो निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाला ठोस प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। तो ये दोनों परिभाषा है जिसको आप याद कर लीजिएगा कि खनिज किसे कहेंगे, है ना। तो निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। निश्चित अनुपात में, है ना, निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, है ना। समझ गए? चलिए, हाँ, और इसी का हम लोग और इजी परिभाषा पढ़ते हैं जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है ना। पृथ्वी के अंदर कोई पदार्थ पाया जाता है तो उसको हम लोग खनिज कहते हैं। तो ये इसका सबसे सिंपल परिभाषा है जो आप लोग पढ़ेंगे कहाँ? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना, खनिज का वहां पे परिभाषा। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाए जाने वाले, है ना, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। दोनों लगभग एक ही है, दोनों एक ही है, थोड़ा सा भाषा का अंतर है, थोड़ा सा क्या है? भाषा का अंतर है ना। समझ गए? चलिए, तो वहां पर भी आपका यही होगा, थोड़ा सा का अंतर होगा, है ना।
पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं, है ना। वहां पर भी लिखाएगा जिसका जो एक निश्चित अनुपात में बना होता है ना, जिसका एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक विशेषता होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इस तरीका से सही है, आप लोग जवाब दे रहे हैं तो वो वाला आप लिख सकते हैं। केमिस्ट्री वाला भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो केमिस्ट्री में आप लोग को है ना खनिज पढ़ाया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वहां पे इजी वाला है। ठीक है, चलिए तो एक याद कर लीजिएगा बस, ऊपर वाला दोनों धर्म जरूरी नहीं है, एक याद कर लीजिएगा कि निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ है ना निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं, या पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के भूपर्पटी में है ना पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं, जिसका जिसका जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ बना होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप ये यहाँ से इसको प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर में या पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं, और जिसका जिसका जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ बना होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चले आगे, कह रहा है कि संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। संसाधन क्या होता है, आइए संसाधन नहीं यहाँ पर होना चाहिए खनिज संसाधन, है ना। तो खनिज है खनिज संसाधन, ठीक है। खनिज के बारे में कह रहा है कि खनिज जो हम लोग देख लिए कि एक निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। बहुत ईजी है, एक निश्चित अनुपात में कुछ भौतिक और रासायनिक विशेषताओं मतलब कुछ रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुण के साथ बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना। तो ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई इसमें ऊपर वाला जो परिभाषा है उसको आप याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप एकदम चाहिए कि एकदम चट देखे और पट याद हो जाए, तो ऐसा थोड़ा सा कहीं कहीं एक दो आ जाता है, तो कहीं कहीं तो वहां पे आपको मैंने ये करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भारी नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं भारी है ना। जैसे ये सोना है, तो एक निश्चित अनुपात में कुछ रासायनिक और भौतिक गुण है इसमें, इसका कुछ गुण है ना अपना सोना का, तभी तो आप कहते हैं कि सोना है, ये चांदी है, ये तांबा है, ये पित्तल है, सबका अपना अपना क्या है, गुण है, और सब एक निश्चित अनुपात में मतलब बना हुआ है, एक निश्चित अनुपात में, है ना। इसमें कुछ तत्व मिला है तब जाकर के ये बना है। तो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक गुणों के साथ बना हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बता ही दी आपको हम, सोना जैसे, है ना। जैसे सोना है वो क्या है, एक निश्चित अनुपात में, मतलब उसमें कुछ अंश है कि इतना सोना है, इतना ये चीज पाया जाएगा तभी वो सोना कहलाएगा, है ना, इतना ये तत्व पाया जाएगा तभी वो सोना कहलाएगा। और फिर उसका क्या होता है, कुछ रासायनिक गुण होता है, कुछ भौतिक गुण होता है, तभी तो आप उसको सोना कहेंगे। कि हम कोई भी चीज ला देंगे पीला रंग का तो सोना तो नहीं हो जाएगा, उसका अपना कुछ क्या होता है, रासायनिक और कुछ भौतिक गुण होता है, और उसके साथ जो बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ है, उसको क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे, है ना। चलिए तो हो जाएगा याद, 4-5 बार पढ़ना होगा, कोई चीज को पहली बार देखिएगा याद नहीं हो जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, कह रहे कि खनिज जो संसाधन है ये आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। ये खनिज क्या कहलाएगा, खनिज आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति जो अभी का हम लोग का सभ्यता है और संस्कृति है, इसका एक क्या है, आधार स्तंभ है, मतलब पिलर है खनिज। मतलब हम लोग का जो अभी का जो जमाना है ना, इसका क्या है, पिलर है खनिज। बिना खनिज का जमाना नहीं चल सकता है, ये कहना है ना, कि खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। इसका मतलब क्या है कि जो खनिज है ये आज के जमाना का पिलर है। इस आज का जमाना जो है खनिज पर ही क्या है, खड़ा है। अगर खनिज नहीं रहेगा तो ये
आज का जमाना का आधार स्तंभ हिल जाएगा, मतलब उसका एक तरीका से नींव हिल जाएगा। ठीक है, अभी दुनिया में हर चीज आप देखिए उसमें खनिज का जरूरत पड़ता ही पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में कोई भी ऐसा सामान है जिसमें लोहा का यूज नहीं हुआ हो, कोई चीज अभी जमाना में जिसमें लोहा का यूज नहीं हुआ हो, तो ऐसा नहीं है। हर चीज में हम लोग थोड़ा ना थोड़ा लोहा का यूज किया ही गया है। जैसे अभी देखो एसी है, पंखा है, बोर्ड है तुम्हारा, है ना, या फिर जहां पे जिधर जो भी चीज देख रहे हैं, कंप्यूटर है, तो कुछ ना कुछ खनिज का इसमें क्या किया गया, यूज किया ही गया है। तो इसीलिए खनिज संसाधन को आधुनिक सभ्यता का, मतलब नया जमाना का, है ना, आधुनिक जमाना का क्या कहा जाता है, आधुनिक जमाना का आधार स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए बच्चा एक बोल रहा है कि सर थोड़ा आसान भाषा में लिखिए। इसका आसान भाषा कुछ नहीं होगा, आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि, है ना, आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो खनिज को। किस संसाधन को आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ कहा जाता है, तो खनिज को। तो यही आपके एग्जाम में यही लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसको हम इजी क्या कर सकते हैं, जहां हो सकता है वहां तो होता ही है, लेकिन जहां कुछ चेंज नहीं कर सकते वहां पर कैसे कर दे अपना मन से। अब ऐसा कर दे कि वहां से क्वेश्चन ही नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि खनिज जो संसाधन है ये आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। मतलब खनिज जो है वह क्या है कि आजकल के जमाना का, नया जमाना का, है ना, एक क्या है, आधार स्तंभ है। नया जमाना इसी पर टिका हुआ है ना। हर चीज में खनिज का जरूरत होता है, दुनिया के हर चीज में क्या होता है, खनिज का जरूरत होता है। अभी हम कोई चीज का निर्माण करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई खनिज का जरूरत होता है। ठीक। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि भारत में खनिजों का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब सर्वे एवं विकास, मतलब भारत में खनिजों का सर्वे मतलब खोज एवं विकास, यानी फिर उसको निकालना, है ना। इसकी दिशा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जीएसआई करके एक संस्था है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जीएसआई एक संस्था है ये। और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको हम लोग ओएनजीसी कहते हैं, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, है ना, कमीशन, इस तरीका से एक संस्था है ओएनजीसी, है ना। तो ये दोनों मिल करके जीएसआई और ओएनजीसी एक संस्था है जो क्या करता है, भारत में खनिजों को सर्वेक्षण यानी खोज करने का और उसका विकास करने का काम करता है। तो भारत में खनिजों को खोज करने का और विकास करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी, ओएनजीसी, इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में खनिजों को सर्वे एवं विकास करने का काम किया जाता है। यानी भारत में खनिजों को खोजा जाता है और उसका विकास किया जाता है। ठीक है, समझ गए खनिज क्या है। तो खनिज एक निश्चित अनुपात में, है ना, एक निश्चित अनुपात के साथ भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं के साथ, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के साथ बना हुआ जो प्राकृतिक पदार्थ है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज जो है आधुनिक जमाना का, नया जमाना का, है ना, आधार स्तंभ है। और खनिज का जो सर्वे है और विकास है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो खनिज का सर्वे और विकास, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक, है ना, गैस आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 2000 से अधिक खनिजों का पहचान किया जा चुका है। मतलब पूरा दुनिया में 2000 प्लस खनिज है ना। किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं, लेकिन उसमें से 30 खनिज ही है जिससे, है ना, जिसका दुनिया में महत्व है, जिसका दुनिया में महत्व है, जिसको लोग, है ना, जिसका दुनिया में डिमांड है, जिसका दुनिया में मांग है। तो पूरा विश्व में बात करें तो 2000 से अधिक, कितना, 2000 से अधिक खनिज हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन 30 खनिज ही है जिसका आर्थिक महत्व है ना। 30 खनिज का ही क्या है, आर्थिक महत्व है, और सब खनिज का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 2000 प्लस, लेकिन महत्वपूर्ण खनिज कितने हैं विश्व में, तो मात्र 30 खनिज ही महत्वपूर्ण है ना। 2000 खनिज नाम का है और काम का 30 गो है। काम का कितना है,
30 गो है। तो ये आपको याद रखना है कि 2000 से अधिक खनिज का खोज हो चुका है, पहचान हो चुका है, लेकिन 30 ही खनिज है जिसका आर्थिक दृष्टि से महत्व है, जिसका डिमांड है, जिसका मांग है ना, जिससे जिसको बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, उतना कितना खनिज है? मात्र 30 खनिज है। भारत में कितने खनिज मिलते हैं? तो 100 से अधिक। भारत में 100 प्लस खनिज भारत में मिलता है। 100 प्लस खनिज का प्रकार है वो भारत में पाया जाता है। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 प्लस, है ना, खनिज पाया जाता है भारत में। ठीक है, भारत में कितने खनिज पाया जाता है? 100 प्लस खनिज पाया जाता है। तो खनिज के बारे में जो बेसिक जानकारी था वो आपका समाप्त हुआ, है ना। हम लोग देखे खनिज के बारे में कि खनिज एक निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ बना हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, खनिज जो है ये आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है ना। खनिज का जो है सर्वे और विकास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा किया जाता है ना। विश्व में 2000 से अधिक प्रकार का खनिज पाया जाता है, लेकिन 30 जो खनिज है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाया जाता है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाया जाता है। अब खनिज कैसे बनता है? तो पेड़ पौधा, हाँ, जितना भी चीज है, पेड़ पौधा, सब कुछ जो होता है धरती के अंदर सड़ने गलने, है ना, वो सब चीज से क्या होता है? खनिज का निर्माण होता है। तरह तरह का खनिज होता है, बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। तो धरती के अंदर जो है खनिज का क्या होता है? निर्माण होता है ना। फिर उसका खुदाई किया जाता है तो उसका कचरा निकलता है ना, लोह अयस्क जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको अयस्क कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। कचरा निकलता है जिसको अयस्क कहते हैं। फिर उस अयस्क में से खनिज निकाला जाता है ना। सोना जो है शुद्ध सोना नहीं निकलता है, शुद्ध सोना नहीं निकलता है। जैसे अयस्क निकलता है सोना का, यानी सोना का कचरा निकला और उसमें से फिर शुद्ध सोना निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधा, सब कुछ जो है क्या होता है? सड़ता है, गलता है, उसके बाद खनिज बनता है ना। लाखों वर्ष समय लगता है बनने में। चलिए, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब खनिज कैसा होता है? बकलोल है तुम सब क्या? लोहा देखा है? लोहा, सोना, चांदी, ये सब खनिज है। एग्जाम्पल बताए ना, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? खनिज है। नहीं देखे हैं? बड़े आगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि खनिज दो प्रकार का होता है। खनिज कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक तो धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज, है ना। धात्विक खनिज किसको कहेंगे? तो ऐसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज किसको कहेंगे? जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। तो बहुत सिंपल परिभाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि धात्विक खनिज किसको कहते हैं, तो ऐसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, धातु नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। तो जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। और जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे, है ना। चलिए, तो धात्विक खनिज का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस में धातु पाया जाता है। तो कह रहा है कि वैसा खनिज जिसमें धातु होता है उसको हम क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे कि लोह अयस्क मतलब लोहा, तांबा, निकिल, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब जो है क्या होता है? ये सब धात्विक खनिज होता है। लोहा, तांबा, निकिल, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज है ना। लोहा, तांबा, निकिल, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज है, मतलब इसमें धातु का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? धातु का मात्रा पाया जाता है ना। दूसरा अधात्विक खनिज
कह रहा है कि वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु नहीं होता है उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर में धातु नहीं होता है ना। चूना पत्थर, डोलेमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये सब है, इसमें धातु नहीं होता है। ये सब में क्या होता है, धातु नहीं होता है ना। ये सब में धातु नहीं होता है। और ये सब क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। अभी आप मत पूछिएगा कि ये क्या होता है अगर नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए, जैसे आप कुछ इसमें से समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ रहे होंगे, तो जब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। अभी बस एग्जांपल देख लीजिए कि लोह अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब में क्या होता है, धातु पाया जाता है ना। चूना पत्थर, डोलेमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये सब में धातु नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, डोलेमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये सब में धातु नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। हम लोग देखें कि धात्विक खनिज किसको कहेंगे और अधात्विक खनिज किसको कहेंगे। जिस खनिज में धातु का मात्रा पाया जाएगा उसको धात्विक खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में धातु का मात्रा नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है ना। देखो, ये जो चैप्टर है आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे ना, धातु अधातु, ये जो चैप्टर है ना, वो वाला जो पढ़ेंगे, और तब जाके और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। वहां पे बहुत सारा बेसिक बेसिक चीज आप जानेंगे तो और जाके आपका क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीज इसमें से है ना, तो केमिस्ट्री से इसका कनेक्शन है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या होता है, धातु पाया जाता है, और अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाया जाता है ना। धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है और अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि ये दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो कह रहा है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अगर कोई धात्विक खनिज है यानी लोहा है, लोहा को गलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, लोहा प्राप्त हो जाएगा, है ना। लोहा को गलाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लोहा ही प्राप्त हो जाएगा। तो धात्विक खनिज को गलाने पर क्या होता है, धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को गलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। लेकिन अधात्विक खनिज को गलाएंगे, अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो इससे धातु प्राप्त नहीं होता है। अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो इससे क्या होता है, धातु प्राप्त नहीं होता है ना। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि मान लो, देखो, अधात्विक खनिज क्या है, चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। चूना पत्थर किसको कहते हैं, तो चूना पत्थर से बनता है सीमेंट। चूना पत्थर से क्या बनता है, सीमेंट बनता है। तो आप मान लीजिए सीमेंट को क्या कहते हैं, सीमेंट को एक तरीका से कह सकते हैं कि चूना पत्थर कहते हैं, है ना, समझने के लिए। तो धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, यानी लोहा को आप गलाएंगे, तांबा को गलाएंगे, है ना, निकल को गलाएंगे, टंगस्टन को गलाएंगे तो धातु ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो यहाँ पर धातु नहीं मिलेगा। जैसे चूना पत्थर को अगर गलाएंगे तो उससे क्या मिलेगा, चूना पत्थर गलाएंगे तो गल जाएगा, पूरा खत्म, है ना। उस वहां क्या मिलेगा, धातु नहीं मिलेगा, वहां धातु नहीं मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि ये कठोर और चमकीले होते हैं। ये जो धातु होता है क्या होता है, कठोर और चमकीला होता है। जैसे लोहा है या सोना है या चांदी है, ये सब क्या होगा, कठोर भी होगा और चमकीला भी होगा। कठोर भी होगा और चमकीला भी होगा। अधात्विक खनिज का भी अपना चमक होता है, इसका अपना चमक होता है। हर अधात्विक खनिज का अलग अलग अपना अपना चमक होता है। ये जो है आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। ये कौन से चट्टान में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। और ये परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, है ना। बोला है कि इसको पीट पीट करके तार बनाया जा सकता है, और पीटने पर ये टूटता नहीं है। लोहा को पीटेंगे, जितना पीटेंगे उतना नमरेगा। लोहा को जितना पीटेंगे उतना क्या होगा, नमरेगा, और कभी भी वो टूटेगा नहीं, है ना। लोहा को पीट पीट करके बहुत सारा चीज बना दिया जाता है। तो इसको पीट पीट करके तार बनाया जा सकता है ना। और ये पीटने पर टूटता नहीं है, कौन, धातु। लेकिन अधातु है तो इनको पीट करके हम लोग तार नहीं बना सकते हैं, और ये पीटने पर चूर चूर हो जाता है। इसको ज्यादा पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो ये धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या है, अंतर है। ये धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या है, अंतर है ना, ठीक है ना। तो ये धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या हो गया, आपका अंतर हो गया, ठीक है। चलिए, है ना, समझ गए। धात्विक खनिज
कहने का मतलब आपको समझना है, धात्विक धातु हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझना है ना, लोहा सोना चांदी, लोहा सोना चांदी। और धात्विक कह रहे हैं तो आप समझिए जैसे अभ्रक हो गया या कोयला हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, ये सब अधात्विक हो गया। क्या हो गया? अधात्विक हो गया, है ना, है ना। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो, कोयला है मान लो, ये भी एक अधात्विक में ही आ जाता है, ये भी, है ना। चूना पत्थर है, अभ्रक है, ठीक है। तो कह रहा है कि धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होगा? धातु प्राप्त होगा, लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगा। धात्विक खनिज कठोर और चमकीला होता है, लेकिन अधात्विक खनिज का अपना चमक होता है। धात्विक खनिज आगन्य चट्टान में पाया जाता है और अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में पाया जाता है। धात्विक खनिज को पीट पीट करके तार बनाया जा सकता है और अधात्विक खनिज को पीटने पर तार नहीं बनेगा, ये चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। इसको चूर चूर, ये क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा, है ना, इसको पीटेंगे तो। यही दोनों में क्या है? अंतर है। धातु और अधातु में यही अंतर है, या धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में यही अंतर है ना। चलिए, तो केमिस्ट्री में भी आप सब लोग इस चीज को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु, तो वहां पर भी धातु और अधातु में अंतर पढ़ेंगे, है ना। तो यही रहेगा, है ना। चलिए, तो अभी आप लोग पढ़े कि नहीं? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया हुआ ना वो चैप्टर की, हो गया धातु अधातु वगैरह वाला, नहीं हुआ है। तो वहां पर ये सारा चीज आप लोग पढ़ेंगे, धातु अधातु अयस्क खनिज सब। तो वहां से थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कुछ चीज को। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका रहा, हम लोग देखें कि खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है और अधात्विक खनिज क्या होता है, ये हम लोग देखें। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है, ये भी हम लोग देख लिए, है ना। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो धात्विक खनिज होता है, ये दो प्रकार का होता है। धात्विक खनिज जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है ना। धातु वाला जो खनिज है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लोह युक्त खनिज और एक होता है अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त मतलब वैसा खनिज जिसमें लोहा पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? लोह युक्त खनिज कहेंगे। और वैसा खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अलोह युक्त खनिज कहेंगे। तो एक होता है लोह युक्त खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, एक होता है अलोह युक्त खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है ना। तो धात्विक खनिज को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो क्या आपका, एक तो लोह युक्त और एक अलोह युक्त। लोह युक्त किसको कहेंगे? जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। और अलोह युक्त किसको कहेंगे? जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो धात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, लोह युक्त और अलोह युक्त। लोह युक्त और अलोह युक्त, जिसमें लोहा पाया जाएगा। धात्विक लोह युक्त जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अलोह युक्त। जैसे कह रहा है कि लोह युक्त खनिज के बारे में कि वैसा धात्विक खनिज मतलब वैसा धातु वाला खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोह युक्त धात्विक खनिज कहेंगे। वैसा खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? लोह युक्त खनिज कहेंगे। वैसा खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? लोह युक्त खनिज कहेंगे। जैसे लोह अयस्क मतलब लोहा का अयस्क, लोह अयस्क है ना, यानी लोहा, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, ये सब जो है क्या है? ये सब लोह युक्त खनिज है, मतलब इसमें लोहा पाया जाता है ना। लोह युक्त खनिज का एग्जांपल है लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, इसमें लोहा पाया जाता है ना। लोह अयस्क, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज का टीन बन जाता है, जो टीना होता है। निकिल, टंगस्टन, ये सब क्या है? लोह युक्त खनिज है। क्या है? लोह युक्त खनिज है, ठीक है ना। लोह युक्त खनिज में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। अब देखो अलोह युक्त खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, वैसा खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता उसको क्या कहेंगे? अलोह युक्त खनिज कहेंगे। जैसे सोना है, चांदी है, शीशा है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम, जिसको एल्युमिनियम जिससे बनता है ना। टिन है, तांबा है, ये सब जो है क्या है? ये सब अधात्विक खनिज है। इसमें क्या होता है? इसमें ये अलोह युक्त खनिज है। क्या है? अलोह युक्त खनिज है ना। अलोह युक्त खनिज है, अलोह युक्त धात्विक खनिज है। धात्विक तो है ही लेकिन अलोह युक्त है, मतलब लोहा इसमें नहीं पाया जाता है ना। सोना, चांदी, शीशा, है ना, बॉक्साइट, टीन, तांबा, ये सब भी धात्विक खनिज ही है। लेकिन कौन सा धात्विक खनिज है? अलोह युक्त, मतलब इसमें लोहा नहीं पाया जाता है ना।
देखो, इसमें आप चुंबक वगैरह सटाएंगे तो सट जाएगा, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन में। लेकिन इसमें चुंबक सटाएंगे तो नहीं सटेगा। सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा में चुंबक सटाएंगे तो नहीं सटेगा, है ना। तो धात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, एक तो, है ना, एक तो लोहयुक्त और एक अलोहयुक्त। लोहयुक्त में लोहा का अंश पाया जाता है और अलोहयुक्त में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल थोड़ा याद करना होगा, है ना, एग्जाम्पल थोड़ा याद करना होगा। ज्योग्राफी में आपको कुछ डाटा रहता है जिसको याद करना पड़ता ही है। तो हम लोग देखते हैं लोह एवं अलोह खनिज में अंतर। लोह और अलोह खनिज में अब क्या अंतर होता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे लोह खनिज में देखिए लोहा, है ना, लोहा, निकिल, टंगस्टन, ये सब क्या हो गया, लोह खनिज हो गया। और सोना, चांदी, ये जो है तांबा, ये क्या है, अलोह खनिज है। क्या है, अलोह खनिज है। सोना, चांदी, ये सब अलोह खनिज है। तो लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या अंतर है इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि जिस खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है, जिस खनिज में क्या होगा कि लोहा का अंश पाया जाता है, उस तथा उनका उपयोग लोहा बनाने, लोहा या इस्पात बनाने में किया जाता है, तो वे लोह खनिज कहलाते हैं। जिस खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है और जिससे लोहा ही बनाया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, लोह खनिज कहेंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे, लोह खनिज कहेंगे। लेकिन जिस खनिज में लोहा का अंश नहीं होगा उसको अलोह खनिज कहेंगे। जिस खनिज में लोहा का अंश नहीं है उसको अलोह खनिज कहेंगे, है ना। ये लोहा जो होता है ये सलेटी रंग का, यानी सिलेट के रंग का, धूसर मटमैला मतलब मिट्टी के रंग का, है ना, सलेटी रंग का या धूसर मटमैला यानी मिट्टी के रंग का होता है। लोहा, लोह खनिज जो होता है वो कैसा होता है, तो ये आपका, है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका सलेटी रंग का होता है या धूसर मटमैला यानी मिट्टी के रंग का होता है ना। लेकिन इसका अलग अलग रंग होता है। सोना का अलग रंग है, चांदी का अलग रंग है, सबका क्या होगा, अलग अलग रंग होगा। सोना का अलग रंग होगा और चांदी का अलग रंग होगा। तो इसमें सब खनिज का अलग अलग रंग होता है ना। ये आपके रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। ये रवेदार चट्टान में ही सिर्फ मिलते हैं लोहा, लेकिन ये सोना चांदी वगैरह है तो ये सभी प्रकार के चट्टान में मिलते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टान में क्या होते हैं, मिलते हैं, है ना। चलिए, तो याद कर लीजिएगा लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर। लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या हो गया, अंतर, ये आपको देख लेना है। चले आगे हम लोग, चलिए, तो यहां तक हम लोग देखें कि जो खनिज है दो प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक खनिज जो है दो प्रकार का होता है, एक लोहयुक्त और एक अलोहयुक्त, है ना। अब हम लोग देखेंगे जो अधात्विक खनिज है जिसमें धातु नहीं पाया जाता वो भी दो प्रकार का होता है। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है ना। अब इस्पात का मतलब भी आप लोहा ही समझिए, ठीक है, इस्पात का मतलब भी लोहा ही समझिए, समझ गए, बस कच्चा लोहा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि अधात्विक खनिज दो प्रकार का होता है। ये जो अधात्विक खनिज है ये भी दो प्रकार का होता है। अधात्विक खनिज भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो हम लोग भी देखे थे धात्विक खनिज के बारे में, अभी हम लोग पढ़े कि धात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, एक लोहयुक्त और एक अलोहयुक्त। लोहयुक्त मतलब जिसमें लोहा पाया जाएगा और अलोहयुक्त मतलब जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा। अलोहयुक्त मतलब जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा, है ना। चले आगे हम लोग, चलिए अब नेक्स्ट आपका है कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, है ना। कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, चले, तो कह रहा है कि कार्बनिक खनिज किसको कहेंगे और अकार्बनिक खनिज किसको कहेंगे, ये अब हम लोग देखते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता वो या तो कार्बनिक होगा नहीं तो अकार्बनिक होगा, कार्बनिक होगा नहीं तो अकार्बनिक होगा। कार्बनिक किसको कहेंगे और अकार्बनिक किसको कहेंगे देखते हैं, है ना। तो कह रहा है कि आपका कार्बनिक खनिज यानी वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं, मतलब जीवों के अंश होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक खनिज कहेंगे। जिस खनिज में जीवाश्म पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक खनिज कहेंगे। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या हो गया, कार्बनिक खनिज हो गया। इसमें कार्बन का मतलब मात्रा हो सकता है या जीवाश्म कह सकते हैं, जीव का अंश पाया जाता है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये कार्बनिक खनिज है। जिस खनिज में जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, आप समझ लीजिए, है ना, जीवों का अंश पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक खनिज कहेंगे। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये भी खनिज है, लेकिन कैसा खनिज है, ये आपका है
ये आपका है कार्बनिक खनिज। ये क्या है? कार्बनिक खनिज है ना। और अलोह युक्त खनिज है, मतलब ये अधात्विक, और ये क्या है? अधात्विक खनिज है ना। अधात्विक खनिज का एक प्रकार है कार्बनिक खनिज, है ना, जिसमें जो हो गया कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा अकार्बनिक खनिज, ये भी आपका अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। तो वे खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है उसको कार्बनिक अकार्बनिक खनिज कहेंगे। जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अभ्रक क्या होता है? बैटरी, बैटरी कभी फोड़े होंगे बैटरी, है ना, तो उसमें जो मिलता है उसी को अभ्रक कहते हैं। और ग्रेफाइट पेंसिल से लिखे होंगे, पेंसिल के बीच में जो रहता है ना, काला रंग का, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है ना, बस थोड़ा सा इसको देखना है। तो अकार्बनिक खनिज जो है इसमें क्या होता है? जीवाश्म नहीं होता है, मतलब जीवों का अंश नहीं होता है। जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अकार्बनिक खनिज। ये क्या हो गया? अकार्बनिक खनिज, है ना। ये क्या हो गया? अकार्बनिक खनिज हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग खनिजों के प्रकार को देखे और खनिजों के प्रकार को समझे, है ना। खनिज के प्रकार में हम लोग देखे कि आपका खनिज जो है सबसे पहले तो, खनिज जो है सबसे पहले तो दो प्रकार का हो गया। एक तो आपका हो गया, है ना, एक तो आपका हो गया धात्विक और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक खनिज, है ना, धात्विक और अधात्विक खनिज। फिर हम लोग धात्विक खनिज में जब आते हैं तो ये दो प्रकार का हो जाता है। एक तो हो जाता है लोह युक्त और एक हो जाता है अलोह युक्त, है ना। लोह युक्त और अलोह युक्त, है ना, लोह युक्त और अलोह युक्त। ठीक है, और फिर ये आपका अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। एक कार्बनिक और एक क्या हो गया? अकार्बनिक। एक आपका कार्बनिक और एक क्या हो गया? अकार्बनिक, है ना। एक कार्बनिक और एक क्या हो गया? अकार्बनिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम लोग खनिज किसको कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? खनिज किसको कहते हैं? तो एक निश्चित अनुपात में भौतिक एवं रासायनिक विशिष्टताओं के साथ, है ना, बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाता है। धात्विक खनिज किसको कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें धातु का मात्रा पाया जाता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज किसको कहते हैं? तो ऐसा खनिज जिसमें अधातु का मात्रा पाया जाता है, यानी धातु नहीं पाया जाता है, उसको अधात्विक खनिज कहते हैं, है ना। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोह युक्त और अलोह युक्त। लोह युक्त खनिज किसको कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है उसको लोह युक्त खनिज कहते हैं, है ना। अलोह युक्त खनिज किसको कहते हैं? तो ऐसा खनिज जिसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता उसको अलोह युक्त खनिज कहते हैं, है ना। ठीक है, अधात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज किसको कहते हैं? तो जिसमें जीवाश्म का मात्रा पाया जाता है उसको कार्बनिक खनिज कहते हैं। और अकार्बनिक खनिज किसको कहते हैं? तो जिसमें जीवाश्म का मात्रा नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जिसमें जीवाश्म का मात्रा नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं, है ना। जिसमें जीवाश्म का मात्रा नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बताइए, आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम लोग देखे खनिज और खनिज के प्रकार। अब खनिज के बारे में चीजों को और हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि खनिज का विशेषता, खनिज का विशेषता क्या होता है? खनिज का क्या क्या विशेषता है? खनिज का क्या क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता है कि खनिज उद्योगों का जननी है। कोई भी उद्योग बिना खनिज का नहीं लग सकता है ना। बिना खनिज का कोई फैक्ट्री लग सकता है? नहीं। तो खनिज उद्योगों का जननी है। खनिज के कारण ही क्या लगता है? फैक्ट्री लगता है। अगर खनिज न रहे तो उद्योग नहीं लगेगा, फैक्ट्री नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद खनिज का वितरण असमान है, सभी जगह खनिज नहीं पाया जाता। जैसे खनिज कहीं किसी राज्य में ज्यादा पाया जाएगा, किसी राज्य में कम पाया जाएगा, किसी राज्य में पाया ही नहीं जाएगा। जैसे अपना बिहार है तो बिहार में क्या होता है? खनिज कम पाया जाता है ना। और सब राज्य में पाया जाता है, बिहार में थोड़ा कम खनिज पाया जाता है। कुछ खनिज पाया जाता है बिहार में भी, अभ्रक जैसे है तो बिहार में ये पाया जाता है। लेकिन अधिकांश खनिज हम लोग के यहाँ नहीं है ना। ये अलग अलग स्टेट में मिलता है। तो खनिज का वितरण असमान है, कहीं पर ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। किसी राज्य में हो सकता है, किसी राज्य में नहीं भी हो सकता है।
उसके बाद खनिज समाप्य संसाधन है, ये एक समाप्त होने वाला संसाधन है, ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है? समाप्य संसाधन है ना। मतलब एक बार क्या हो गया आपका समाप्त, एक बार निकाल लिए तो वो समाप्त हो जाएगा, फिर वहां पर नया बनता है, नया बनने में बहुत समय लगता है उसको, है ना। तो खनिज एक क्या है? समाप्य संसाधन है, मतलब समाप्त होने वाला संसाधन है, ठीक है ना। जननी मतलब जन्म देने वाला, जननी मतलब जन्म देने वाला, मतलब बिना खनिज का उद्योग का जन्म ही नहीं हो सकता है ना, नहीं लग सकता, नहीं जन्म हो सकता है। तो आप लोग एकदम इजी भाषा भी नहीं समझते हैं, बहुत दिक्कत है आप लोग का। और ये क्यों कमी है? शब्दकोश का कमी है। देखो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, आप लोग का हिंदी का डिक्शनरी इतना कमजोर है, बताइए, कि छोटा छोटा शब्द नहीं समझते आप। जननी का मतलब नहीं समझते हैं, जननी मतलब है ना माँ होता है। आप लोग पढ़ते होंगे ना विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब भी पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। तो ये आप इतना छोटा छोटा शब्द आप नहीं समझ पाते हैं। तो शब्दकोश मजबूत करिए, शब्दकोश रहना जरूरी है, तभी तो आप, है ना, मतलब शब्दकोश आपके पास रहेगा तभी तो आप अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग कर पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना। जो विद्वान, मतलब जो बड़े बड़े विद्वान आदमी होते हैं उनके पास क्या होता है? कुछ नहीं होता, शब्दकोश होता है उस विषय का, ठीक है। और आप लोग के पास जो एकदम नॉर्मल लिखा गया, इतना इजी भाषा में लिखा गया है और वो भी नहीं समझ में आता है, तो वो कैसे समझ में आता होगा। तो खनिज उद्योगों का जननी है, मतलब खनिज उद्योगों को जन्म देने वाला है ना। बिना उद्योग का खनिज नहीं लग सकता है। खनिज का वितरण क्या? असमान है, मतलब सभी जगह खनिज एक जैसा नहीं पाया जाता है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं क्या है ज्यादा है, कहीं कम है। उसके बाद खनिज समाप्य संसाधन है, मतलब खनिज समाप्त होने वाला संसाधन है। एक बार कहीं से निकाल लिए सोना तो वहां पर फिर सोना नहीं रहेगा, फिर वहां पर सोना नहीं रहेगा, वहां से पूरा सोना निकल गया, वो समाप्त हो गया वहां से, है ना। उसके बाद खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, खनिज पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है खनिज को, है ना। खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये पूरा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका रहा खनिज का विशेषता, खनिज का कुछ विशेषता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि खनिज उद्योगों का जननी होता है, खनिज का वितरण असमान होता है, खनिज समाप्य संसाधन होता है, खनिज जो होता है ना, वह अनवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि देश का जो अधिकतर खनिज है निम्नलिखित 3 पेटियों में पाया जाता है। हमारे देश में 3 पेटी है जहां पर खनिज पाया जाता है ना। हमारे देश में 3 पेटी है जहां पर खनिज पाया जाता है ना। हमारे देश में 3 पेटी है जहां पर खनिज पाया जाता है। एक तो हो गया उत्तर पूर्वी पठार, मतलब भारत का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर खनिज पाया जाता है। अब आप लोग को उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर कुछ खनिज हम लोग के यहाँ पाया जाता है, मतलब भारत का इधर का हिस्सा, है ना। दक्षिणी पश्चिमी पठार, अगर हम लोग बात करें दक्षिणी पश्चिमी पठार, मतलब इधर का हिस्सा कुछ है भारत का। और उत्तर पश्चिम प्रदेश मतलब इधर का हिस्सा। ये सब जगह पे हम लोग क्या खनिज पाया जाता है। एक तो उत्तर पूर्वी, है ना, एक उत्तर पूर्वी, एक उत्तर पश्चिम और एक दक्षिण पश्चिम, है ना। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में खनिज पाया जाता है। अगर हम लोग इस मैप है भारत का, इस पर अगर हम लोग देखें, है ना, तो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब कुछ इधर का इलाका है ना, इधर खनिज पाया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब कुछ इधर का हिस्सा है ना, यहाँ खनिज पाया जाता है। इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर के इलाका में कुछ खनिज पाया जाएगा। कुछ उत्तर पश्चिम में भी पाया जाता है ना, कुछ उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है ना, यहाँ भी खनिज पाया जाता है। और उसके बाद दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है यहाँ खनिज पाया जाता है, दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है यहाँ खनिज पाया जाता है। तो भारत में जो है भारत में खनिज का 3 पेटी है, भारत में खनिज का 3 पेटी है जहां से खनिज को निकाला जाता है। पेटी है, वहां से जाके हम लोग खनिज को निकाल लेते हैं। कौन कौन सा पेटी है? एक हो गया उत्तर पूर्वी, एक हो गया उत्तर पश्चिम और एक हो गया दक्षिण पश्चिम। याद हुआ? उत्तर पूर्वी, है ना, दक्षिण, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये 3 क्षेत्र है जहां पर खनिज पाया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। भारत में अधिकांश खनिज यही जगह पर पाया जाता है। चलिए
अब देखते हैं उत्तर पूर्वी के बारे में, है ना। उत्तर पूर्वी पठार, कह उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी पठार है, यहाँ पर छोटा नागपुर यानी झारखंड, झारखंड है ना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का जो है पठार आता है ना। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन आता है? छोटा नागपुर यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आता है ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी पठार में लोह अयस्क यानी लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलेमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिल्वेनाइट, है ना, फास्फेट, ये सब खनिज पाया जाता है। यानी लगभग सब खनिज पाया जाता है। कहाँ? उत्तर पूर्वी पठार में। इसका नाम नहीं याद करना है, बस आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये सब खनिज पाया जाता है। यानी लगभग सभी खनिज थोड़ा बहुत पाया जाता है, लगभग सभी खनिज थोड़ा बहुत पाया जाता है। कहाँ? उत्तर पूर्वी पठार में। उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन सा राज्य आता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, है ना। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, झारखंड देख रहे हैं, ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है ना। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका, यहाँ पर लगभग सब खनिज थोड़ा बहुत पाया जाता है ना। लगभग जितना भी खनिज है सब थोड़ा बहुत पाया जाता है, थोड़ा कम कोई, थोड़ा कोई ज्यादा, लेकिन लगभग सब कुछ पाया जाता है। इसलिए नाम उसको नहीं याद रखना है, कौन कौन खनिज पाया जाता है। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका इलाका है, नेक्स्ट आपका है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बारे में देखते हैं। तो कह रहा कि उत्तर पश्चिम जो प्रदेश है, इसका विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है। मतलब खंभात की खाड़ी है, वहां से लेकर अरावली का जो पहाड़ी है वहां तक है। आपको मैप पर दिखाएं उत्तर पश्चिम, है ना। ऊपर उत्तर पूर्व इधर था तो उत्तर पश्चिम इधर था, है ना। उत्तर पूर्व इधर है, उत्तर पश्चिम इधर, है ना। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम प्रदेश में चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलेमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि का भंडार है। यानी ये सब प्रकार का जो खनिज है यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, लगभग सब पाया जाता है, लगभग सब पाया जाता है। तो इसमें याद नहीं कर रहा है, बस हो गया, बस याद रखिए एक उत्तर पश्चिम प्रदेश है जहाँ सारा खनिज पाया जाता है, लगभग थोड़ा बहुत। ठीक है ना। और एक आपका है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो। तो दक्षिण पश्चिम पत्थर में कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार आता है। इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु आता है। इसमें लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट ये सब पाया जाता है ना। और देश का सभी तीनों सोना का खान, देश में जो सोना का खान है, सोना का खान ये भी कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी, है ना, पठार में ही है। दक्षिणी पश्चिमी पठार में ही है। देश में जो तीन सोना का खान है, तीनों का तीनों कहाँ पाया जाता है? तीनों का तीनों, है ना, दक्षिणी पश्चिमी पठार में ही पाया जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी पठार में कौन कौन सा राज्य आ गया? कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर भी लगभग सब खनिज पाया जाता है, लेकिन स्पेशल इसको याद रखना है सोना के लिए। सोना का जो तीनों खान है यही है, सोना का तीनों खान यही है। सोना का तीनों खान कहाँ है? यही है। सोना का तीनों खान कहाँ है? यही है। तो इधर आप देख रहे होंगे कर्नाटक और तमिलनाडु का इलाका ये नीचे में, है ना। और यहाँ पर जो है ये दक्षिणी पश्चिमी पठार कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है? सभी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सोना का जो तीनों खान है यहीं पर पाया जाता है। सोना का जो तीनों खान है वो कहाँ पाया जाता है? यहीं पर पाया जाता है ना। और इधर आपका हो गया उत्तर पश्चिमी वाला जो बचा हुआ था, उत्तर पश्चिमी वाला इलाका, है ना, वो इधर हो गया। तो यही तीनों हम लोग का क्या है? तीन, भारत में जो खनिज है इसका तीन पेटी है। एक तो उत्तर पूर्वी, एक उत्तर पश्चिम और एक दक्षिण पश्चिम। एक उत्तर पूर्वी, एक उत्तर पश्चिम और एक दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक याद रखना है कि हिमालय खनिज पेटी भी है। हिमालय खनिज पेटी है जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पाया जाता है। हिमालय खनिज पेटी भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है ये हिमालय खनिज पेटी है। हिमालय, है ना, हिमालय गुजरता है ऊपर से, तो इसको हम लोग हिमालय खनिज पेटी कहते हैं। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट ये सब पाया जाता है ना। तो तीनों हम लोग खनिज पेटी के बारे में देख लिए। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको याद रखना है भारत में जो खनिज का कितना पेटी है। तो तीन पेटी है। कौन कौन? तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम।
है ना। उत्तर पूर्वी में कौन कौन आता है, राज्य आता है, तो ये पूछा जा सकता है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी में आता है। दक्षिण पश्चिम में कौन कौन आता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम में आता है। सोना का जो खान है वो किस पेटी में है, तो सोना का खान दक्षिणी पश्चिमी पेटी में है। तो इस तरीका का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चले नेक्स्ट है खनिजों का महत्व, मतलब खनिजों का क्या महत्व है हमारे यहाँ। खनिज जो है इसका क्या महत्व है, इसको हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि खनिज को उद्योगों का जननी है, मतलब खनिज तो उद्योगों को जन्म देने वाला है। उद्योग जितना भी है वो कैसे लगता है, खनिज से ही लगता है ना। बिना खनिज का उद्योग लग सकता है, तो नहीं लग सकता है। देश के आर्थिक पास क्या होना चाहिए, खनिज का संपत्ति होना ही होना चाहिए, खनिज होना ही होना चाहिए। जिस देश के पास जितना खनिज रहेगा वह उतना अमीर होगा, जिस देश के पास जितना कम खनिज होगा वह उतना कम अमीर होगा, है ना। जैसे भारत जो है, ये अपना बिहार के पास खनिज कम है, तो भारत का, बिहार का क्या है, आर्थिक विकास कम हो रहा है। तो देश का अगर आर्थिक विकास करना है तो इसके लिए खनिज का होना आवश्यक है। जहाँ खनिज रहेगा वहाँ ज्यादा आर्थिक विकास होगा, जहाँ खनिज नहीं रहेगा वहाँ कम आर्थिक विकास होगा। विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कोई भी उद्योग में जो कच्चा माल है उसके रूप में, है ना, खनिज का ही प्रयोग किया जाता है। कोई भी आपको फैक्ट्री चलाइएगा बड़ा बड़ा, तो उसके लिए खनिज चाहिए ही चाहिए, है ना, कच्चा माल के रूप में। खनिज संसाधन के अभाव में देश का औद्योगिक विकास की गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। जब तक हमारे देश में खनिज नहीं रहेगा तो देश का उद्योग का विकास नहीं होगा, क्योंकि उद्योगों का जननी खनिज को ही कहा जा सकता है ना। खनिज संसाधन के अभाव में देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। अगर खनिज का अभाव है तो देश का आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, देश का प्रगति रुक जाएगा, ये कहा जा रहा है ना। तो ये कहा जा रहा है कि खनिजों का हमारे यहाँ क्या है, क्या महत्व है, खनिज का आर्थिक रूप से क्या महत्व है, खनिज से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो खनिज सभी उद्योगों का क्या है, जननी है ना। और देश के विकास के लिए खनिज का होना जरूरी है, क्योंकि उद्योग जो होता है, अधिकांश उद्योग खनिज से ही लगता है ना। अगर खनिज नहीं रहेगा तो देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा, औद्योगिक विकास रुक जाएगा, है ना। यही है भारत में खनिज का आर्थिक महत्व। खनिज का क्या आर्थिक महत्व है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है खनिज का संरक्षण, मतलब खनिज को कैसे बचाया जाएगा, खनिज को कैसे बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, इसके बारे में। तो कह रहे हैं कि खनिज क्षयशील मतलब खत्म होने वाला, और अनवीकरणीय मतलब जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा संसाधन है। खनिज क्षयशील है मतलब एक बार खत्म हो गया तो बात खत्म, और अनवीकरणीय मतलब यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, पुनः इसको नहीं बनाया जा सकता है। तो खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज की मात्रा सीमित है, खनिज की मात्रा क्या है, सीमित है, लिमिटेड है ना। ज्यादा खनिज हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि इस खनिज को बनने में बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष का समय लगता है। तो खनिज का मात्रा क्या है, सीमित है। खनिज का पूर्ण निर्माण असंभव है, खनिज का फिर से निर्माण असंभव है ना। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन का क्या आवश्यक है, इसीलिए खनिजों को हम लोग को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, खनिज का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो खनिज का संरक्षण क्यों जरूरी है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि खनिज क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब खनिज जो है ये खत्म होने वाला और अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज का मात्रा हम लोग के यहाँ कम है, खनिज का फिर से निर्माण असंभव है, इसीलिए खनिज को संरक्षण, है ना, का जरूरी है, खनिज को प्रबंधन का जरूरी है। संरक्षण मतलब बचाना और प्रबंधन मतलब उसको सही से उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है खनिज का संरक्षण तो हम लोग देख लिए क्यों जरूरी है। अब खनिज का प्रबंधन क्या होता है ये हम समझते हैं। खनिज का प्रबंधन मतलब खनिज का सही से उपयोग करना, है ना, लिमिट में उपयोग करना, कम से कम उपयोग करना, यही क्या कहलाएगा, खनिज का प्रबंधन कहलाएगा, मतलब खनिज का मैनेजमेंट, है ना। तो कह रहा है कि खनिजों पर नियंत्रण के अलावा, खनिज पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्प को खोजना, खनिज पर नियंत्रण करना मतलब खनिज का कम से कम उपयोग करना, इसके अलावा खनिज का विकल्प खोजना मतलब इसका ऑप्शन खोजना, कि जहां पर सोना नहीं है तो इसकी जगह क्या चीज हम पहन के जा सकते हैं। तो सोना नहीं है तो पहन लिए क्या, रोल्ड गोल्ड पहन के चल गए, है ना। तो ये खनिज का क्या हो गया, विकल्प हो गया, है ना, हो गया ना। मान लो लोहा नहीं है तो उसके जगह कोई और चीज से काम चला लेंगे, सोना नहीं है तो उसके जगह किसी और चीज से काम चला लेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, खनिज का विकल्प खोजना कहते हैं। तो कह रहा है कि खनिज पर नियंत्रण मतलब खनिज का कम उपयोग करना, उनके विकल्प को खोजना,
यानी उसका ऑप्शन खोजना कि खनिज नहीं है तो क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं। खनिज के अवशिष्ट पदार्थ का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, खनिज का बुद्धि से उपयोग करना मतलब कम से कम उपयोग करना। परिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव पर नियंत्रण, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है ना, पर्यावरण है, इस पर पड़ने वाले प्रभाव पर नियंत्रण करना। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना, खनिज का बार बार निर्माण हो ऐसा कोशिश करना, है ना, क्या कहलाता है, खनिज प्रबंधन कहलाता है। तो खनिज प्रबंधन क्या है, तो खनिज प्रबंधन में बहुत सारा चीज आता है। एक तो खनिज पर नियंत्रण, खनिज को कम से कम उपयोग करना। उसके बाद है खनिज का विकल्प को खोज करना, है ना, खनिज का सही से उपयोग करना, है ना, और खनिज का जो पर्यावरण पर प्रभाव है उसको कम करना, है ना, और खनिज के निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति मतलब बार बार खनिज का निर्माण हो, है ना, ऐसा उपाय करना। ये क्या कहलाता है, खनिज का प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिज का प्रबंधन कहलाता है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि रोल्ड गोल्ड क्या होता है। रोल्ड गोल्ड मतलब जो नकली, जैसे आप लोग के गांव में बिकने नहीं आता, 5 रुपए में लगेगा, सोना की तरह ही है लेकिन सोना रहता नहीं है ना। ये आप लोग तो खरीदते होंगे ना, जैसे हाथ में पहनने के लिए बाला उलार, तो एक होता है चांदी का और एक होता है बिना चांदी का, लेकिन बिना चांदी वाला भी लगेगा चांदी का है, तो वही हो गया, है ना, मतलब नकली रहेगा लेकिन लगेगा असली है। आगे कि खनिज संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग 3 बात पर निर्भर करता है। खनिज का हम लोग को विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करना चाहिए, मतलब दिमाग से कैसे उपयोग करना है। तो इसके लिए खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना होगा, खनिज का ज्यादा उपयोग पर नियंत्रण करना होगा, खनिज का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, खनिज का बचत पूर्वक उपयोग करना है, खनिज को बचा बचा के उपयोग करना है ना, और कच्चा माल के रूप में सस्ते विकल्प का खोज करना है। खनिज